नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जो अभ्यास सीरीज 2.2 चल रही है, जिसपे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड में। ठीक है, आरओ का एग्ज़ाम के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और डेट किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, जो भी लोग डेट बता रहे हैं वो एक अनुमानित है, डेट वगैरह किसी को नहीं पता। इतना ज़रूर कन्फर्म है कि 2025 में ही प्री और मेंस और टाइपिंग हो जानी है। टाइपिंग हो सकता है बिल्कुल लास्ट में जाए, लेकिन प्री और मेंस आपका 2025 में ही हो जाना है। जिसका सिलेक्शन होगा 2026 में वो नियुक्ति ले लेगा। स्टार्टिंग 2026 में वो सचिवालय में चला जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, अब इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 15 है, 15वीं रहने वाली है। इसके पहले 14 क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी है। ठीक है, इनको ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी जितना भी डिटेल फैक्ट पूछा जा रहा है। ठीक, नए पैटर्न के अनुसार, जो भी आप समझ रहे हो नया पैटर्न, उसी के अनुसार। ठीक है ना, पूरा सिलेबस उसी के अनुसार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जहाँ से पिछला हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो पिछला हल्का सा रिवीजन कर लें, क्या देखा था हम लोगों ने। तो पिछले पे हम लोगों ने, आपको पता है, हम लोगों ने देखा था कामागाटा मारू प्रकरण, है ना। 1914 में जो हुआ था, कैसे क्या हुआ था, वो मैंने बता दिया था आपको डिटेल्ड में। उसके पहले हम लोगों ने मैडम भीका जी कामा के बारे में देखा था। उसके पहले हम लोगों ने गदर पार्टी के बारे में देखा था। ठीक है ना, ये देखिए गदर पार्टी, गदर आंदोलन। उसके पहले हम लोगों ने लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड, इसके बारे में देख लिया था। ठीक है ना, कैसे क्या बम वगैरह फेंके गए थे, अच्छे से कवर कर लिया था। इसी वजह से पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि थ्योरी में जब आप पिछला देखोगे तभी आगे समझ में आएगा, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। आज जो हम लोग जिस घटना का उल्लेख करेंगे और जो आज हम लोग की क्लास होगी, ये लास्ट क्लास होगी उग्रवादी चरण की। ठीक है, क्योंकि आज के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग अब गांधी युग शुरू करेंगे। ठीक, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन 1916। ठीक है, एक हमने बताया था आपको इंडियन होम रूल लीग, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में, है ना। तो वो भी अलग है, ये भी अलग है। ये होम रूल लीग है। क्या स्टोरी है इसके पीछे। ये होम रूल लीग कौन चलाना चाह रहा है। ये होम रूल लीग चलाना चाह रही है एनी बेसेंट, समझिएगा, एनी बेसेंट। होम रूल लीग एनी बेसेंट चलाना चाह रही है भारतीय स्वशासन के लिए। और ये होम रूल लीग भारत का नहीं है, ये एक विदेशी आंदोलन है। कहाँ का है, आयरलैंड का है, समझिएगा, ये आयरलैंड का आंदोलन है। ठीक है, और ये एनी बेसेंट भी आयरिश महिला है। तो ये चलाना चाह रही है भारत में, क्या, होम रूल लीग। अब समझिए, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है अच्छे से कि बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल हुए थे। तो हुआ क्या था, समझिएगा। मैंने आपको बताया था 1907 में गरम दल नरम दल बटे थे दो भागों में। और 1908 को तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, मांडले जेल भेज दिया गया था 6 वर्षों के लिए। ठीक है, तो मांडले जेल का भेजा गया 1908 को 6 वर्षों के लिए। तो तिलक अब रिहा होंगे, जेल से छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, कब छूटेंगे, 1914 को। 1914 को अब तिलक क्या होंगे, छूटेंगे जेल से। जब ये रिहा हुए, तो रिहा होने के बाद सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई एनी बेसेंट से, क्योंकि इनको पता था कि एनी बेसेंट ऐसा कुछ आंदोलन चलाना चाह रही हैं और हमें तो पहले ही कांग्रेस वालों ने अलग कर दिया है, गरम दल में शामिल कर दिया है। तो अभी तो हम कांग्रेस में शामिल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी वहाँ से निकाला था, जिसके चलते हमें 6 वर्ष की जेल भी हो गई थी। तो अब ये मिल रहे हैं एनी बेसेंट से, क्यों, क्योंकि इनको पता लगा है कि एनी बेसेंट एक आंदोलन चलाना चाह रही है स्वशासन के लिए, स्वराज्य के लिए। और स्वराज्य तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा तिलक का मानना है। ठीक है, तो एनी बेसेंट से मिले
एनी बेसेंट से मिले जो, तो एनी बेसेंट के बारे में 2-3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो एनी बेसेंट से ये मिलते हैं, और एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, आयरिश महिला है, आयरलैंड की है, आयरलैंड की निवासी हैं, और थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। जो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था मद्रास अडियार में, वहाँ की अध्यक्ष भी हैं, और होम रूल लीग चलाना चाहती थी। ठीक, और ये होम रूल लीग जो है ये आयरलैंड का आंदोलन है, आयरलैंड का आंदोलन है, ठीक है ना, आयरलैंड का मूल आंदोलन है, वहाँ के लोगों ने चलाया था, तो वही भारत में चल रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो दोनों ने चलाया मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कंपेयर करना है कि देखिए, पहले तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग किससे संबंधित है, तो तिलक से भी संबंधित है और एनी बेसेंट, दोनों ने चलाया था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अब ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आर वगैरह में, तो कैसे अच्छे आएंगे तो वो देखेंगे, और हम लोग होम रूल लीग कंपेयर करेंगे कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग कैसा है, और जो तिलक ने होम रूल लीग चलाया है एनी बेसेंट से ही मदद लेकर, वो कैसा है, ठीक है। तो कंपेयर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? देखिएगा, तो एक तरफ हम लिख लें तिलक, तिलक का होम रूल आंदोलन, और एक तरफ लिख लें हम एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। क्लियर है? अब समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर जो करेंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है ना, बुक में जैसा भी दिया हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल का करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और मैं थोड़ा सा पेन इंक डाउन कर दूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुरुआत किसने की, शुरुआत कब की। मतलब एनी बेसेंट ने कब शुरू किया, तिलक ने कब शुरू किया, है ना। उद्घाटन कहां से शुरू किया, उद्घाटन कहां से हुआ, दोनों देख लेंगे। अध्यक्ष कौन थे दोनों के, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आप समझना। यहां पे हम बात करेंगे एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष कौन थे, और तिलक का जो होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष कौन थे। सचिव कौन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सचिव कौन थे दोनों के। क्षेत्र, एरिया, एरिया से तो आजकल काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि एरिया क्या था दोनों का, ठीक है। चलो पहले इतनी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत इन्होंने किया अप्रैल 1916 में, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको मंथ याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे फ्रैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट में कि होम रूल लीग की शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट ने की थी, तो गलत, एनी बेसेंट ने नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने सितंबर 1916 में शुरू किया था और तिलक ने अप्रैल में, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था, तो इन्होंने शुरू किया था बेलगांव, बेलगांव कहाँ पड़ता है, बेलगांव कर्नाटक। और एनी बेसेंट ने कहाँ से शुरू किया था, अड्यार, क्योंकि अड्यार में ही थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थी, वहीं पर हेडक्वार्टर था। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। अध्यक्ष कौन है, तिलक, होम बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की शुरुआत की थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जोसेफ बेपिस्टा, जोसेफ बेपिस्टा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं अच्छे अच्छे एग्जामों में, यूपीएससी तक में। एक चीज ध्यान रखना है, तिलक का जो होम रूल लीग है, देखो तिलक भारतीय है लेकिन अध्यक्ष विदेशी है।
एनी बेसेंट विदेशी है लेकिन अध्यक्ष भारतीय हैं। कौन अध्यक्ष कौन है? एस सुब्रमण्यम अय्यर। एस सुब्रमण्यम। अब दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम ज्यादा है तो सुब्रमण्यम अय्यर। सचिव कौन है? तो सचिव इनके तिलक के हैं एनसी केलकर। केलकर। और एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग है उसके सचिव है जॉर्ज अरुंडेन। जॉर्ज अरुंडेन। एरिया क्या है? एरिया एग्जैक्ट अगर बात करें तो तिलक का जो होम रूल लीग है 4 प्रांतों में चलाया गया। 4 प्रांत में चला। और एनी बेसेंट का 4 प्रांत छोड़कर संपूर्ण भारत में। अब 4 प्रांत कौन है पहले तो ये देखो, क्योंकि 4 प्रांत मान लो अगर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है। तो 4 प्रांत में एक तो है कर्नाटक जहां से शुरू किया है, एक है बरार, एक है मध्य प्रांत, एक है बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है। और इन 4 को छोड़कर जितना क्षेत्र है वो एनी बेसेंट का है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि होम रूल लीग तिलक व एनी बेसेंट के होम रूल लीग में किसका होम रूल लीग आंदोलन व्यापक तौर पर फैला था, या किसका होम रूल लीग के आंदोलन का क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा था? तो साफ साफ दिख रहा है कि एनी बेसेंट का। तिलक का केवल 4 क्षेत्र में है, बाकी पूरा क्षेत्र एनी बेसेंट का है ना। तो एरिया वाइज एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है काफी बड़ा है। क्लियर है? आगे बात करें। बिल्कुल यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये क्षेत्र के आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले पेज पे, कि शाखाएं। शाखाएं देख लेंगे। यहाँ तिलक का है या एनी बेसेंट का है? ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। लेफ्ट साइड तिलक है और राइट साइड एनी बेसेंट है। ठीक है। प्रकाशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाशन। पहले इन दोनों की बात करेंगे। तो देखो शाखाएं की बात, वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन अगर मेंस वगैरह में लिखना होता है कभी कभी तो यहाँ से देख लिया जाता है कि शाखाएं 6 थी और 200 प्लस शाखाएं थी। एनी बेसेंट की शाखाएं 200 प्लस थी। भाई एरिया बड़ा था तो शाखाएं ज़्यादा होंगी। प्रकाशन, प्रकाशन जो किया, तो प्रकाशन की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने अब इनका जो प्रकाशन किया, एक किया केसरी में, केसरी, और एक किया द मराठा में। इनके 2 पुस्तक हैं, 2 पत्रिकाएं हैं, कुछ भी कह लो। द मराठा, केसरी जो है ये मराठी भाषा में है, कई बार मैं बता चुका हूं मराठी, और द मराठा अंग्रेजी भाषा में है, इंग्लिश। एनी बेसेंट ने कहाँ प्रस्तुत किया इसको? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, यंग इंडिया न्यू इंडिया में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, चलो ठीक है, चलो हम समझ गए कि एनी बेसेंट ने चलाया, तिलक ने चलाया, कैसे क्या चलाया, क्यों चलाया, सब समझ में आ गया। लेकिन हुआ क्या इसमें चलाने में, ये भी तो समझो कि भाई ऐसा क्या हुआ। चला दिया, चलो अध्यक्ष बना दिया, सचिव बना दिया, क्षेत्र में निर्धारित कर दिए, प्रकाशन में छपवा दिया, हुआ क्या? तो कार्य क्या हुए, है ना? कार्य तो देखेंगे, कार्य क्या हुए, वर्क क्या किया, है ना? क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिए। तो हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि तिलक ने क्या क्या कार्य किए। देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे तिलक के और यहाँ एनी बेसेंट के। तो तिलक ने क्या क्या कार्य किया, तो पहला अगर कार्य देखें हम लोग यहाँ पे कि लाठी क्लब, इसी दौरान लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब,
की स्थापना की। और आपसे बहुत पूछा गया है, लाठी क्लब की स्थापना 2021 आरओ में पूछा गया था कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की। वन लाइनर क्वेश्चन था सिंपल, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। हो सकता है इस बार पूछ ले अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की, है ना। तो लाठी क्लब अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। तो देखो भाषा के आधार पर आपने पढ़ा होगा फजल अली आयोग, एस के धर समिति, है ना, जेवीपी समिति, ये तमाम चीजें पढ़ी होंगी आपने पॉलिटी वाले सेशन में। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। ऐसे स्टेटमेंट में आता है कि निम्नलिखित में से किसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की थी, एस के धर समिति या जेवीपी समिति या बाल गंगाधर तिलक ने भी मांग की थी, है ना। तो ऐसे फिर आपको बताना रहेगा कि 1 2 सही है कि 2 3 सही है कि 1 2 3 सही है ना। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की थी, ठीक है। और क्या किया था, और छोटे छोटे जैसे जातिगत विरोधी, छुआछूत विरोधी भी कार्य किए थे, है ना, कि ज्यादा अस्पष्टता ना बढ़े। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक काम किया था इन्होंने, इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने कहा, डायरेक्ट लिखेंगे, तिलक ने कहा, क्या कह दिया तिलक ने भाई, कह दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट आता है, पूछा जाता है किसने कहा था, तो तिलक ने कहा था। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। आगे चले। चलो ठीक है, इनका कार्य समझ में आ गया, लेकिन एनी बेसेंट ने क्या क्या कार्य किया। तो एनी बेसेंट के कार्य ये समझना कि इन्होंने जनसभाएं की थी, जनसभाएं, धार्मिक गीत, धार्मिक गीतों के माध्यम से स्वशासन की मांग की। एक इनका काम इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी की मांग की थी, की मांग की। मतलब जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत वगैरह, वहां पे जो लोकल लोग हैं ना, वहां उनको चुना जाना चाहिए। अब मान लीजिए कानपुर के किसी गांव में पंचायती का चुनाव है और वहां बनारस से कोई आदमी आ रहा है, तो वहां पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं नहीं समझी जा सकती है ना। तो वहां का जो लोकल एरिया है, लोकल व्यक्ति है, तो वहां पे लोकल को ही चुना जाना चाहिए, कोई विदेशी को नहीं। ठीक है, तो ये मांग की थी इन्होंने कि स्थानीय सुशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ओवरऑल आपसे वन लाइनर टाइप का पूछा जाता है कि स्थानीय सुधारों की मांग, होम रूलिंग आंदोलन में स्थानीय सुधारों की मांग किसने की थी, तिलक ने, एनी बेसेंट ने, तिलक एनी बेसेंट दोनों ने, या दोनों ने नहीं। तो याद रखना एनी बेसेंट ने स्थानीय सुधारों की मांग की थी। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक चीज आप खुद ही बताएंगे कि अगर मैं पूछूं, शुरुआत से देखें, होम रूलिंग 4 क्षेत्रों में चला, इनका बहुत व्यापक तरीके से चला। अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक सदस्य किसमें थे, तो आपको साफ साफ समझ जाना चाहिए कि 4 क्षेत्र छोड़कर पूरे भारत में अगर ये चल रहा है तो सबसे ज़्यादा
सदस्य भी इनके कै में होंगे, एनी बेसेंट के कै में होंगे, है ना। तो याद रखना है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग में सर्वाधिक सदस्य थे। हालांकि सदस्यों से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं अगर सदस्यों का एक आध नाम लूँ तो मुझे सदस्य सदस्य एक बार देख लेना आप लोग। JS खापड़े एनी बेसेंट के साथ थे, और बाकी ज़्यादातर लोग जो आपको याद हो, जैसे मोतीलाल नेहरू, मैं लिख दूं एक बार, मोतीलाल नेहरू, PT नेहरू, दोनों बाप बेटे इधर हैं, और CR दास मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है। एक है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय। ज़्यादातर जो फेमस लोग हैं, लाला लाजपत राय वगैरह हो गए, ये सब सदस्य जो हैं एनी बेसेंट के साथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल से छूट के आए हैं अभी बाल गंगाधर तिलक, है ना, और पहले से ही आक्रोशित हैं जो उदारवादी लोग हैं, तो उनसे थोड़ा सा नाराज टाइप के हैं, तो वो अभी ज़्यादा फेमस नहीं है। विशेषता क्या है, थोड़ा सा अगर विशेषता पूछ ले, विशेषता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग है वो केंद्रीकृत है, संगठित है, क्योंकि छोटा क्षेत्र है तो संगठित होगा ही होगा, संगठित है। लेकिन इनका जो है विस्तृत है, अब पूरे भारत में है तो विस्तृत है ही है, विस्तृत आंदोलन है ना, तो सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विस्तृत आंदोलन है, सदस्य संख्या ज़्यादा है, सदस्य संख्या अधिक है, ठीक है। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि होम रूल लीग मुझे लगता है आपने ऐसा शायद ही पढ़ा हो कहीं, ठीक है। चलो होम रूल लीग ये हो गया, समझ में आ गया कैसे क्या उद्घाटन हुआ, क्षेत्र क्या क्या थे, कार्य क्या क्या हुए, सदस्य कौन कौन थे, विशेषता क्या क्या थी। अब ये बताओ, क्या होम रूल लीग अंग्रेज चलने देंगे, होम रूल लीग क्या अंग्रेज चलने देंगे? अभी तो गांधी जी भी काफ़ी व्यापक तरीके से नहीं आ पाए हैं, तो क्या होम रूल लीग चलने देंगे? नहीं, अंग्रेजों ने, अंग्रेज इस पर कुछ, अंग्रेज इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे अपने तरीके से? बिल्कुल करेंगे। तो अंग्रेजों ने विरोध कैसे किया होम रूल लीग का, अब ये देखना है। अंग्रेजों ने होम रूल लीग का विरोध किया कैसे, क्या क्या अपनाया? तो अब अंग्रेजों ने कैसे दमन किया वो देखते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे देख लें, अंग्रेजी दमन या सरकारी दमन, सरकारी दमन कैसे हुआ, कैसे रोका अंग्रेजों ने होम रूल लीग को, या बोल देंगे कि तिलक को, एनी बेसेंट को। तो देखिएगा, सितंबर 1916 में, देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, अप्रैल में शुरुआत की है तिलक ने, ठीक है, अप्रैल में तिलक ने शुरुआत की है, और सितंबर में तिलक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू, तिलक के विरुद्ध कार्यवाही शुरू हो गई, ठीक है। क्या हुआ, तिलक को कार्रवाई शुरू की, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार किया, फिर से गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि तिलक को गिरफ्तार कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन तिलक को छुड़वाया किसने था, तो तिलक के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो याद रखना है यहाँ पे, तिलक के मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक को छुड़वाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत बार पूछा जा चुका है कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक के मुकदमे की पैरवी किसने की थी 1916 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्लियर है? आगे देखें, इधर देखते हैं, इधर तिलक तो चलो हो गए, एनी बेसेंट देखो,
अब एनी बेसन ने कब शुरू किया है? सितंबर में शुरू किया इन्होंने, है ना। तो सितंबर में शुरू किया है तो फैलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जून 1917 में, कब? जून 1917 में एनी बेसेंट, डायरेक्टली बात करेंगे एनी बेसेंट। जॉर्ज अरुंडेन, वीपी वाडिया, सदस्य हैं वीपी वाडिया, नाम याद रखना है। एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेन, वीपी वाडिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके ऊटी में रखा था इनको। ऊटी, ऊटी आपको पता है नीलगिरी पर्वत पे है, ऊटी में रखा। ऊटी में रखा तो गिरफ्तारी के विरोध में, आपको यहां तक समझ में आ रहा है? मैं फिर बता देता हूं। सरकारी दमन हुआ किसका? होम रूल लीग का। कैसे हुआ? तिलक को अरेस्ट किया गया लेकिन उनके मुकदमे की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना ने की, छूट गए। अब एनी बेसेंट को जून 1917 में एनी बेसेंट को, जॉर्ज अरुंडन को, वीपी वाडिया को अरेस्ट किया गया, ऊटी में रखा। अब जब उनको अरेस्ट किया गया तो भी विरोध हुआ, है ना। तो मैं आगे बात कर रहा हूं अगले पेज पे, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। जब गिरफ्तार हुए तीनों लोग, एनी बेसेंट, वीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडन, तो हुआ ये कि पहला काम हुआ गिरफ्तारी के विरोध में, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, त्याग दी। ठीक है। तो अगर मैं यही पॉइंट नोट करके लिख दूं यहीं पर, तो थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या है नोट में। एस सुब्रमण्यम अय्यर नाइटहुड उपाधि प्राप्त करता प्रथम भारतीय थे। नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी ना, पहले भारतीय कौन थे? एस सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है। और जब अरेस्ट हुए तो इसमें क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल में शामिल हो गए, शामिल हुए। मोहम्मद अली जिन्ना वहां तिलक को छुड़ाकर एनी बेसेंट के समर्थन में शामिल हो गए। ठीक है। चलो आगे क्या हुआ? तिलक ने भी विरोध किया। अब महात्मा गांधी आए, ठीक है ना। महात्मा गांधी को बुलाया गया कि भाई इससे काम चल नहीं रहा है, महात्मा गांधी को बुलाया जाए। महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1000 सत्याग्रही, मतलब आंदोलनकर्ता जो उनके टीम के मेंबर थे, सदस्य थे, कुछ भी थे, 1000 लोगों के सिग्नेचर वाला एक लेटर तैयार किया, अंग्रेजों को भेजा। अंग्रेजों को धमकी दी कि अगर सुबह तक एनी बेसेंट को रिहा ना किया गया तो यही 1000 जिन्होंने सिग्नेचर किया है, सब था उसमें बाकायदे उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ, कि हम 1000 लोगों के साथ जेल को तोड़ेंगे और एनी बेसेंट को बाहर निकाल लेंगे। अब अंग्रेजों को ये पता था कि यार जो गांधी जी हैं ये दक्षिण भारत में काफ़ी दंगा फसाद करके आए हैं, तो छोड़ना ही बेटर है ना। तो फिर छोड़ दिया। तो देखिएगा महात्मा गांधी, क्योंकि पूरी बात समझना इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा तो एग्ज़ाम है नहीं। महात्मा गांधी ने 1000 सत्या
ग्रहियों के हस्ताक्षर सहित, अपनी भाषा में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक है सत्याग्रही के हस्ताक्षर सहित एनी बेसेंट को रिहा न करने पर जेल तोड़ने की धमकी दी, तोड़ने की धमकी दी। अब अंग्रेजों को पता था कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में, दूसरे देश में जब अंग्रेजों को हिला सकते हैं, तो ये तो उन्हीं का भारत है ना। तो हुआ क्या, एनी बेसेंट को छोड़ा गया। फाइनली एनी बेसेंट को छोड़ा गया। और जब एनी बेसेंट को छोड़ा गया तो भारतीयों को, या जो भी उस समय के जो नेता लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि यार एनी बेसेंट तो यार बहुत ही बेहतरीन महिला, मतलब भारतीयों के लिए जेल तक चली गई, इतना व्यापक होम रूल लीग आंदोलन चला दिया, एक काम करो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक काम करो, अभी दिसंबर आ रहा है, दिसंबर 1970 आ रहा है ना, तो इनको अध्यक्ष बना दो। तो कलकत्ता अधिवेशन में क्या बनती है एनी बेसेंट, अध्यक्ष बनती है, प्रथम महिला, ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। क्यों बनाया गया, तो खासकर इसी वजह से बनाया गया था कि इन्होंने इतना अच्छा भारतीयों के लिए काम किया था, तो कुछ रिटर्न गिफ्ट तो देना ही था, है ना, तो उस हिसाब से बना दिया गया था, क्लियर है। लेकिन उसके पहले भी कुछ घटना हुई एक, तो हम बात करेंगे। एक लास्ट में विस्तार लिखकर होम रूल लीग का क्या क्या विस्तार हुआ, फाइनल निष्कर्ष क्या निकला, वो बात करेंगे आगे। लेकिन आपको इतना पता चल गया कि एनी बेसेंट को अब अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, ठीक है ना, लखनऊ पैक्ट। अब चूंकि हमने अप्रैल और सितंबर 1916 से शुरू किया था और 1917 तक आ गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बीच में दिसंबर 1916 हुआ, तो इसकी घटना को भी देख लेते हैं अलग से, है ना, विस्तार से क्या क्या हुआ था। तो होम रूल लीग की क्या घटना थी, हमने पूरी तरीके से विस्तार देख लिया। अब एक और घटना देखते हैं हम लोग इसी में, उग्रवादियों का, ऐसे लिख दें, गरम दल का, उग्रवादियों का या गरम दल का कांग्रेस में पुनः शामिल होना। क्योंकि आपको पता है गरम दल नरम दल अभी तो अलग ही है, लेकिन शामिल कैसे हुआ है वो देखेंगे। देखिए हुआ क्या था, कारण समझिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, जो कि दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे अलग हुए थे, गरम दल नरम दल इनकी वजह से भी कैसे अलग हुए थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि तिलक कभी अध्यक्ष बने, है ना। 1915 तक दोनों की हो चुकी है मृत्यु, दोनों की हो चुकी है मृत्यु, ठीक। नरम दल के जो व्यापक नेता हैं वो दोनों नेता खत्म हो चुके हैं। दिसंबर 1915 में बंबई अधिवेशन होता है, एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, अधिवेशन होता है, एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, लिख लेना है। इसी अधिवेशन में क्या होता है कि इसी में, ऐसे लिख दें, इसी में उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किए
जाने पर सहमति बनी। तो जो उग्रवादी हैं या गरम दल हैं उनको वापस कांग्रेस में शामिल किए जाने की सहमति किस अधिवेशन में बनी? 1915 बंबई अधिवेशन। अब देखते हैं हम लोग जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ है, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ पैक्ट किसको कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन क्या है ना, वो सभी देखेंगे। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत ही विस्तार से देखिएगा। लास्ट घटना है आज की और उग्रवादियों की, कि इसके बाद तो गांधी जी आ ही जाएंगे। जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें मैं अलग से बता रहा हूं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में देखो, जो मैंने बताया था एक मुस्लिम लीग, मैंने आपको बताया था ना साइड में कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। तो मुस्लिम लीग का भी तो वार्षिक अधिवेशन हो रहा है लगातार, वार्षिक अधिवेशन। तो मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन 1916 में लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में। और मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है, इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छे से याद है आपको, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक। तो मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है 1916 में, लखनऊ में ही हुआ है। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है लखनऊ में, उसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। इसी को मिलन अधिवेशन भी कह देते हैं, मिलन अधिवेशन, मिलन अधिवेशन, है ना। अब इसमें क्या होता है देखो, दो चीजें हैं इसमें। उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। दूसरा, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विरोध समाप्त कर समझौता हुआ। समझौता हुआ लीग प्लस कांग्रेस, लीग प्लस कांग्रेस मिले। इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। देखिए होता क्या है, दो चीजें हैं। आपसे पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, समझ लेते हैं 1916 में जो लखनऊ हुआ वही लखनऊ अधिवेशन भी वही पैक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ है वो तो वार्षिक अधिवेशन चल ही रहा था। जो लखनऊ पैक्ट है ना, जब भी आपसे पूछे लखनऊ पैक्ट क्या है तो आप बताना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो लखनऊ में मिले थे वही है लखनऊ पैक्ट। ठीक है। और तो एक एक करके बात करेंगे दोनों कैसे क्या हुए, क्योंकि ऐतिहासिक अधिवेशन था। तो उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया जाना, तो ऐसे कैसे मिल जाते हैं, मतलब काफी जूते लाच चले थे, मैंने आपको बताया था। तो इतनी आसानी से कैसे मिले? याद रखना, ये जो मिलने की जो पूरी कहानी है ना, ऐसे लिख दें कि इस मिलन की पटकथा एनी बेसेंट ने लिखी थी।
एनी बेसेंट। मतलब जो कांग्रेस गरम दल नरम दल वापस मिले वो किसकी वजह से, एनी बेसेंट ने पूरा प्लान बनाया था कैसे क्या मिलना है, ठीक है। तो एनी बेसेंट की वजह से मिले थे। आज तो सिंपली पूछा जाता है कि कांग्रेस गरम दल नरम दल कब मिले, कहाँ मिले, किस अधिवेशन में मिले, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। लेकिन याद रखना किसने मिलाया, इस मिलन की पटकथा किसने लिखी थी, तो एनी बेसेंट ने लिखी थी, ठीक है। अब बात आती है, चलो ठीक है कांग्रेस तो चलो आपस में लड़े भिड़े मिल गए, कोई दिक्कत है, लेकिन मुस्लिम लीग कैसे मिल गया। मुस्लिम लीग तो कांग्रेस के विरोध में ही बना था, वो कांग्रेस में ही मिल गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। मतलब कांग्रेस में क्या मिल गया, कांग्रेस से समझौता कर लिया, है ना, कैसे। तो ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ है, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें मैं ओरली बोलूँगा, कुछ चीज़ें लिख दूंगा। ऐसे लिखते हैं कि मुस्लिम लीग, पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो लीग है ना और कांग्रेस, कांग्रेस तो मिल गए, चलो गरम दल नरम दल दोनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, भाई भाई थे, बिछड़ गए थे फिर मिल गए। लेकिन जो लीग और कांग्रेस ये दोनों मिले, क्यों मिले, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूरी प्लानिंग किसने तैयार की थी, जैसे कांग्रेस से गरम दल नरम दल मिलने की प्लानिंग एनी बेसन ने तैयार की थी, तो दोनों मिलने की प्लानिंग किसने तैयार की थी, ठीक है। एनी बेसन को ऐसा क्या कहा गया, सॉरी कांग्रेस को ऐसा क्या कहा गया कि उसने लीग से मिलना स्वीकार किया, या लीग को ऐसा क्या कहा गया कि कांग्रेस से मिलना स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, लीग को कहा गया कि आप जो है कांग्रेस जो विरोध कर रही है ना अंग्रेजों का, अंग्रेजी जो विरोध कर रही है कांग्रेस, इसमें आप साथ देंगे। कौन, मुस्लिम लीग साथ देगा। तो मुस्लिम लीग का बिल्कुल ओके, हम साथ देंगे, ओके। कांग्रेस को कहा गया कि मुस्लिम लीग का जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको आप स्वीकारेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। किसने कहा, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको आप स्वीकार करेंगे। तो कांग्रेस ने कहा ओके, बस यहीं पर गड़बड़ हो गया मामला। अंग्रेजी विरोध स्वीकार करना ये तो भारत के पक्ष में था, लेकिन ये थोड़ा सा पक्ष में नहीं था सांप्रदायिक। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो स्वीकार करना, इसका विरोध भी किया था लोगों ने, जैसे मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी विरोध किया था, मालवीय साहब ने, लेकिन चुप करा दिया। क्यों, प्लानिंग किसकी थी ये सब, समझौते की। पूरे समझौते की प्लानिंग दो लोगों की थी, एक तिलक प्लस एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट की पूरी प्लानिंग थे कि कांग्रेस और लीग दोनों समझौता करे, और कंडीशन रखी गई लीग के द्वारा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करो। तो तिलक एनी बेसेंट ने ठीक है स्वीकार कर लिया, और सबको जो जो विरोध कर रहा था इसका सबको चुप करा दिया। तो तिलक, हम एक लाइन में कहें तो बाल गंगाधर तिलक की ये एक भूल मानी जाती है, भूल थी एक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये क्या थी, एक भूल थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको, लखनऊ समझौता तिलक की एक भूल कहा जाता है, ठीक। भाई गरम दल नरम दल मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग मिला, उसमें जो कंडीशन रखी गई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये थोड़ी एक भूल मानी जाती है, इसको नहीं मानना चाहिए था, ऐसा इतिहासकारों का है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, लखनऊ पैक्ट। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का अंग्रेजी विरोध ऐसे लिखे, अंग्रेजी विरोध में साथ देना स्वीकार किया। वही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकारी, है ना।
स्वीकारी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दोनों मिले तो कारण क्या था। तो मुस्लिम लीग इस वजह से मिला क्योंकि कांग्रेस ने निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर ली थी, और मुस्लिम लीग कांग्रेस इस वजह से मिल गया क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने कांग्रेस का जो अंग्रेजों का विरोध करना था उसने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है चलो हम भी विरोध करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब मैं कुछ चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ, जैसे मैं ओरली बोल रहा हूँ कि इस जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकारा, इसका विरोध भी किया था। इसका विरोध भी किया था, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन एनी बेसेंट और तिलक ने चुप करा दिया। तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि इस मिलन, गरम दल नरम दल मिलन की पटकथा एनी बेसेंट ने लिखी थी, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस पैक्ट के रचनाकार, इस पैक्ट, कौन सा पैक्ट? लखनऊ पैक्ट। इस पैक्ट के रचनाकार तिलक व एनी बेसेंट को माना जाता है, और ये एक तिलक की भूल थी, ये भी समझिएगा। अब इसके बाद चलो ये तो हो गया काम खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ, तो हम एक लाइन लिखना चाहेंगे, होम रूल आंदोलन। भाई ये तो चलो लखनऊ पैक्ट था ना, लखनऊ पैक्ट बीच में था, 1916 में दिसंबर में कर दिया। बाकी होम रूल हम लोग कर रहे थे बड़े व्यापक तौर से। तो होम रूल आंदोलन का परिणाम क्या था? होम रूलिंग आंदोलन चला, गांधी जी आए, सत्याग्रह, नाइटहुड की उपाधि त्यागी, गिरफ्तारियां हुई, तो उसका कुछ तो परिणाम हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। समझो क्या हुआ। मॉन्टेग्यू घोषणा, ऐसे लिखे, पूरा लिखते हैं कि भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की। क्या घोषणा की? घोषणा में क्या कहा? तो याद रखना है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की है, ठीक है, क्योंकि नाम अभी आएगा फिर से एक बार। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने क्या घोषणा की कि भारत में अंग्रेजी शासन, अभी समझा देंगे, केवल लिखना है अभी, उद्देश्य क्रमिक संवैधानिक स्वशासन प्रदान करना है। स्वशासन प्रदान करना है, मतलब होम रूल क्यों चला था? क्योंकि हमें स्वशासन चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हम अपना कार्य खुद करेंगे, है ना, हमें स्वशासन चाहिए कायदे का। मॉन्टेग्यू घोषणा, इसी को ध्यान रखना, क्या आएगा एग्जाम में? एग्जाम में आएगा मॉन्टेग्यू घोषणा कब होती है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में मेन पॉइंट क्या है कि मॉन्टेग्यू ने कहा कि देखिए सर ऐसा है, ब्रिटिश संसद ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम अभी एकदम से स्वशासन नहीं दे सकते। क्यों? हम एकदम से दे देंगे आप झेल नहीं पाओगे, हम आपको क्रमिक, देखो लिखा है ना क्रमिक, हम आपको क्रम में देंगे, क्रम में, पहले छोटा शासन, फिर उससे बड़ा, 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 फिर पूरा भारत दे देंगे, संभालो। एकदम से पूरा भारत दे देंगे अभी संभालने के लिए आप नहीं संभाल पाओगे, समझे बात को? ये कहा था मॉन्टेग्यू ने, तो इसी को कहा गया मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है। और 1917 में ही जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था,
कलकत्ता अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट को बनाया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष, अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई क्रमिक संवैधानिक स्वशासन प्रदान करेंगे, जब क्रम से बोला इन्होंने तभी फिर जाके फिर 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, उस पर हम लोगों को प्रांतों में स्वशासन थोड़ा सा दिया जाएगा। मतलब कहने का कि प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन केंद्र में तब भी नहीं दिया जाएगा। अब फिर केंद्र में दिया जाएगा 1935 में, प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी 1935 में, लेकिन अभी द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, तो हम लोगों को क्रम में चीज़ें दी जाएंगी, बहुत ही क्रम में। अब मैंने आपको बताया है, शायद नहीं बताया अभी, जो क्रम में दी जाएंगी चीज़ें उस पर भी बहुत ही डाउन मार्केट रहेगा, ऐसा लगेगा कुछ दिया ही नहीं है। जैसे मैंने आपको 1919 में बताया था ना कि प्रांतों में हमें सीटें ज़्यादा दी जाएंगी, लेकिन वो ज़्यादा सीटें कैसी थी आपको पता ही है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे कार्य दिए जाएंगे, विभागों का ढेर लगा दिया जाएगा, लेकिन जो मूलभूत जो पावर्स हैं वो अंग्रेज अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग। और अब यहाँ से हम लोगों को समाप्त होता है ऑफिशियली तौर पर, क्या ऑफिशियली तौर पर समाप्त होता है हमारा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, ठीक है, क्या होता है समाप्त। अब हम लोग को देखना है गांधी युग। गांधी युग, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं हम लोग। गांधी युग में गांधी जी आएंगे, और गांधी जी आएंगे तमाम आंदोलन होंगे। आंदोलन कैसे होंगे, क्या होंगे, आपको पता है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, और फिर 1947 आ जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, और हमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो उदारवादी उग्रवादी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, उसके पीछे के जितने टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।